नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं और अच्छी प्रिपरेशन दोस्तों आपकी चल रही होगी। हमारी विशेष सीरीज दोस्तों इसमें आपकी जरूर मदद करेंगे। आज हम दोस्तों आपके लिए एक और बेहतरीन मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके बिल्कुल पाठ्यक्रम पर आधारित है। उत्तराखंड एलटी की अगर आपको दोस्तों प्रिपरेशन करनी है तो जल्द से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर दोस्तों आपको थ्योरेटिकल क्लासेस देखने को मिलेंगी, इसके अलावा सुपर मॉडल पेपर भी देखने को मिलेंगे। अभी तक 3 मॉडल पेपर हमने अपलोड कर दिए हैं जहां पर आपको दोस्तों ना सिर्फ एमसीक्यू करवाते हैं, इसके अलावा कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर करवाते हैं। लेकिन इन मॉडल पेपर को देखने से पहले अगर आप थ्योरेटिकल क्लासेस भी देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। कई बार हम केवल मॉडल पेपर की ओर को जाते हैं, थ्योरेटिकल क्लासेस नहीं देखते, तो इससे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो सकता है क्योंकि हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आप थ्योरेटिकल क्लासेस देखेंगे उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उसके बाद मॉडल पेपर करने जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, आपके क्वेश्चन सही होंगे, आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्टअप होगा। तो इसलिए थ्योरेटिकल क्लासेस को भी दोस्तों महत्व दें, वो भी इम्पॉर्टेंट है। उससे ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपके प्रश्नों को सॉल्व करने की, सही सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। तो इसलिए हमेशा मैं थ्योरेटिकल क्लासेस में एम्फेसाइज करता हूँ। बड़ी बड़ी थ्योरेटिकल क्लासेस दोस्तों हमने ली है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट और माइनर से जो कॉन्सेप्ट है, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है दोस्तों हमने आपको बताए, छोटी छोटी बातें बताई हैं। उसके अलावा आपको जो इंपॉर्टेंट और एग्जाम से रिलेटेड बातें हैं वो भी आपको बताई गई हैं। इसलिए थ्योरेटिकल क्लासेस हमेशा देखा करें। आज एक और मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। 30 प्रश्न दोस्तों इसमें रहेंगे एकेडमिक एप्टीट्यूड के, यानी कि 100 में से 30 प्रश्न दोस्तों एकेडमिक एप्टीट्यूड के आएंगे, 30%, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। तो यहाँ पर अगर आप 25 लाते हैं, उससे ज़्यादा लाते हैं तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। कम लाते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे से थ्योरेटिकल क्लासेस पढ़ो, उसके बाद दोबारा से मॉडल पेपर ट्राई करो, यू विल फील डिफरेंस। आपका जो कॉन्फिडेंस होगा आपका वो बूस्टअप हो जाएगा। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, कोई समस्या नहीं है। अभी भी आपके पास 2 महीने का अराउंड समय है, तो इस समय का पूरी तरह से आपने यूटिलाइज करना है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक अबाउट सेक्शन में है, जहां पर आपको लगातार हमारी क्लास के अपडेट्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मॉडल पेपर्स की सुविधा है, नोट्स की भी सुविधा दोस्तों वहाँ पर मिल रही है, तो जल्दी से वहाँ पर भी जुड़ जाओ। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। अंत में अपना स्कोर जरूर बताना। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं मॉडल पेपर पार्ट नंबर 4। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। नैतिक शिक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करना विद्यार्थियों के संदर्भ में यह सिफारिश किस आयोग से जुड़ी हुई है, यानी कि विच कमीशन इज एसोसिएटेड विद द रिकमेंडेशन रिगार्डिंग मोरल एजुकेशन एंड इनकलकेटिंग अ सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन स्टूडेंट्स। तो मुदालियर आयोग, शर्मा आयोग, कोठारी आयोग या फिर उपरोक्त सभी। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग। तो कोठारी आयोग, सी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट है। कोठारी आयोग, जिसको कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से दोस्तों जाना जाता है, इसका गठन दोस्तों 1964 में हुआ था डॉक्टर डीएस कोठारी की अध्यक्षता में, मोर प्रिसाइसली जुलाई में। तो जुलाई 1964 में, 1966 में दोस्तों इन्होंने रिपोर्ट दी थी शिक्षा के सभी एस्पेक्ट में, प्राइमरी हो चाहे माध्यमिक हो चाहे उच्च स्तर की हम बात करें, इसीलिए इसको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग दोस्तों बोला जाता है। तो इन्होंने दोस्तों यहाँ पर सिफारिश करी थी कि भैया नैतिक शिक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करनी चाहिए विद्यार्थियों में। तो इस तरह की जो सिफारिश है दोस्तों वो कोठारी आयोग से जुड़ी हुई है। इसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की कि शिक्षा से संबंधित न्यायमूर्ति वर्मा समिति ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष में सौंपी? When in which year did Justice Verma Committee submit its report related to education? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2012। 2012 में दोस्तों इन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया था। 2011 में दोस्तों कमेटी बैठी थी और शिक्षा से संबंधित दोस्तों इन्होंने सुझाव दिए थे और शिक्षा की क्वालिटी इंप्रूवमेंट, यानी कि उसकी गुणात्मकता को लेकर, उसके इम्प्रूवमेंट को लेकर दोस्तों इन्होंने सुझाव दिए थे। इसके अलावा जो अध्यापक है उनकी स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है, उनकी समस्त शिक्षा से संबंधित या फिर उनके समस्त एनवायरनमेंट से संबंधित दोस्तों इनके द्वारा सुझाव दिए गए। तो इन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे 2012 में। तो ये न्यायमूर्ति वर्मा समिति है, इन्होंने रिपोर्ट अपनी 2012 में सौंपी थी, 2011 में गठन हुआ था। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, दिव्यांगता की मौजूदा प्रकारों में 7 से बढ़ाकर कितना दोस्तों कर दिया गया है? अभी दिव्यांगता के मौजूद जितने प्रकार है 7, उनको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 20, 21, 22 या फिर 25। तो राइट आंसर है 20, राइट आंसर है 21। ठीक है, यानी कि बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। मैं बी बोल रहा था तो 20 हो गया। तो राइट आंसर है 21। ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन दोस्तों क्या है? करेक्ट है।
पहले दोस्तों आपकी 7 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज हुआ करती थी, फिजिकली हैंडीकैप से दोस्तों 7 टाइप्स हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों जो आपका दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है जो कि 2016 में अभी आया, उसमें दोस्तों जो ये 60 टाइप्स थे उनको बढ़ाकर 21 टाइप कर दिया गया। उससे पहले 1995 में था तो 1995 को रिप्लेस किया गया, उसके बाद उसको बढ़ाकर उसको उसमें आपकी 7 टाइप्स थी, तो 7 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज थी, तो उसको बढ़ाकर दोस्तों आपका कितना कर दिया गया, 21 कर दिया गया। इसके अलावा फिर केंद्र सरकार को और अधिकार दोस्तों दिए गए, तो आगे जाके फिर वो क्या कर सकता है, इन टाइप्स को और बढ़ा सकता है। और इसके अलावा कई सारे प्रावधान किए गए। तो इसकी दोस्तों जब हमारी स्पेशल थ्योरेटिकल क्लास की वीडियो आएगी तो फिर आप उसको देखिएगा, उसमें आपको काफी सारी चीजें जानने को मिलेंगी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सृजनात्मकता को की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। क्रिएटिविटी इज कंसिडर्ड टू बी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्स थिंकिंग, फ्लूइड इंटेलिजेंस, डायनेमिक इंटेलिजेंस। बड़ा आसान है दोस्तों, जो क्रिएटिविटी हो किससे संबंधित है दोस्तों, वो आपकी डाइवर्स थिंकिंग यानी कि विविध सोच से संबंधित है, अपसारी चिंतन से दोस्तों ये संबंधित है। तो बी वाला ऑप्शन राइट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अध्यापक शिक्षा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 का मुख्य स्वरूप किस संस्था की पृष्ठभूमि के द्वारा तैयार किया गया। एनसीएफ 1975, एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2005 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जब हम दोस्तों बात करते हैं तो ये दोस्तों एक तरह का आपको क्या देता है, एक फ्रेमवर्क देता है कि हमारे जो विद्यालय है उसकी शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, वहाँ पर करिकुलम कैसा होना चाहिए, पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे ही दोस्तों जो अध्यापक शिक्षा है उससे संबंधित जो फ्रेमवर्क है वो देता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009। और ये दोस्तों जो बैकग्राउंड है इसका सेम टू सेम एनसीएफ 2005 से लिया गया, यानी कि इसी के आधार पर इसको तैयार किया गया। तो सी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एनसीएफ 2005 इसका राइट ऑप्शन है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, भारत में विश्वविद्यालय तंत्र में यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, डॉक्टर सीडी देशमुख, डॉक्टर श्री हुमायूं कबीर या फिर हृदय नाथ कुंजरू। अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। तो भारत में विश्वविद्यालय तंत्र में यूजीसी के जो प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे डॉक्टर सीडी देशमुख, ठीक है, डॉक्टर सीडी देशमुख जो कि विश्वविद्यालय तंत्र में यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष थे। अगर खाली हम यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष की दोस्तों बात करेंगे तो वो है शांति स्वरूप भटनागर। अब देखिए 1944 में दोस्तों जो आपकी सार्जेंट रिपोर्ट थी दोस्तों, उसके आधार पर 1945 में विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन किया गया। उसके बाद इसको दोस्तों 1953 में रिकमेंडेशन के आधार पर, किसकी रिकमेंडेशन, जो राधाकृष्णन आयोग है उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर 1953 में इसका नाम बदलकर यूजीसी कर दिया गया, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन दोस्तों कर दिया गया, ठीक है। अब 1953 में जब इसका गठन किया गया, ठीक है, तो उस समय पर जो इसके अध्यक्ष बने तो वो बने थे शांति स्वरूप भटनागर। लेकिन दोस्तों उस समय पर ये आपका एक स्वायत्त संस्था नहीं थी, ठीक है, एक सांविधिक निकाय नहीं था, ठीक है ना। बाद में दोस्तों जब 1956 में इसको एक स्वायत्त संस्था के रूप में, ऑटोनोमस बॉडी के रूप में, एक सांविधिक निकाय के रूप में यानी कि वैधानिक निकाय के रूप में दोस्तों जब इसको स्थापित किया गया तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए वो बनाए गए डॉक्टर सीडी देशमुख। तो सीडी देशमुख बने थे 1956 में। तो बेसिकली यहीं से इसने काम करना स्टार्ट किया विश्वविद्यालय तंत्र में। तो उस आधार पर क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो डॉक्टर सीडी देशमुख है, ठीक है। बाकी अगर हम कहीं पर रॉन्ग है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो डॉक्टर सीडी देशमुख अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज राइट। एंड विश्वविद्यालय की में अगर मैं बात करूं खाली यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष की हम बात करेंगे तो वो है डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। तो 1956 हम यही मानते हैं कि यूजीसी का जो गठन है वो 1956 में हुआ था एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में। बाकी 1953 में वैसे इसका गठन हो गया था, और उस तरह से गठन की अगर मैं बात करूं तो 1945 में ही इसका गठन हो गया था, ठीक है। तो 1956 इज द राइट आंसर। तो उस समय पर यूजीसी ने दोस्तों क्या है, एक वैधानिक निकाय के रूप में, स्वायत्त संस्था के रूप में ये दोस्तों आपको गठित हो गया। तो सीडी देशमुख इसका राइट आंसर होना चाहिए। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, बेसिक शिक्षा विद्यालय में कक्षा 1 से किस कक्षा तक का पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। तो बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा या बेसिक शिक्षा प्रशासन के द्वारा कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक का दोस्तों पाठ्यक्रम को तैयार किया जाता है। तो डी वाला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक शिक्षा जो विभाग है उसका जो जिम्मेदारी होती है दोस्तों कि वो बेसिक शिक्षा विद्यालयों के लिए कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक का पाठ्यक्रम करिकुलम को दोस्तों प्रिपेयर करता है, इनकी पुस्तकों की रचना करता है, ठीक है, उनका प्रकाशन करता है, ठीक। उसमें जो भी अगर आपके परिवर्तन होते हैं उससे संबंधित सारा जो कार्यभार होता है वो बेसिक शिक्षा प्रशासन का होता है या फिर बेसिक शिक्षा विभाग का होता है। तो 1 से लेकर 8 तक का जो पाठ्यक्रम है वो बेसिक शिक्षा विद्यालयों के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है।
अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है? माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग साइकिल का दोस्तों जो पहला स्टेप है वो क्या है? ठीक है, शिक्षण है, योजना बनाना है, प्रतिपुष्टि या प्रस्तावना, टीचिंग प्लान, फीडबैक या फिर प्रीफेस, ठीक, प्रस्तावना। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्लानिंग। ठीक है, देखिए दोस्तों जब हम बात करते हैं माइक्रो टीचिंग के, एक नया कॉन्सेप्ट है दोस्तों टीचर्स के लिए, टीचर्स ट्रेनिंग का दोस्तों एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो माइक्रो टीचिंग दोस्तों ये स्टार्ट की गई थी डब्ल्यू एलन के द्वारा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उसके 1974 में दोस्तों इंडिया में स्टार्ट हुई। ठीक है, तो डब्ल्यू एलन दोस्तों इसके जनक हैं, और फिर उसके बाद 1974 में दोस्तों फिर ये इंडिया में दोस्तों आई। अब इसमें दोस्तों आपके जनरली क्या होते हैं, इसमें आपके एक चक्र होता है। ठीक है, चक्र का मतलब ये है कि दोस्तों आपका ये पूरा जो ये प्रक्रिया है इसको दोस्तों 6 पार्ट्स में दोस्तों डिवाइड किया गया। पहला पार्ट दोस्तों आपका क्या होता है, प्लानिंग का, जब आप प्लान करते हैं इसके लिए आपको 6 मिनट का समय मिलता है, हर स्टेप में दोस्तों आपको 6-6 मिनट का समय होता है। इसके बाद दोस्तों आप क्या करते हैं, टीचिंग करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपको मिलता है फीडबैक, फिर इसके बाद आप करते हैं रीप्लानिंग, ओके, और फिर इसके बाद आप करते हैं रीटीचिंग, एंड देन उसके बाद आपको मिलता है रीफीडबैक। इस पूरे चक्र में दोस्तों कितना होता है, 6-6 मिनट का समय बटा हुआ होता है। तो कुल मिला के आपके 36 मिनट का दोस्तों आपके पास समय होता है माइक्रो टीचिंग में। तो इसमें जो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो ये होता है कि आप प्लानिंग करें, प्लानिंग के बाद दोस्तों आप टीचिंग करेंगे, देन उसके बाद आपको फीडबैक मिलेगा, फिर आप रीप्लानिंग करेंगे, रीटीचिंग करेंगे, देन रीफीडबैक आपको मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों साइकिल चलती है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, पिथौरागढ़ एवं चंपावत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत 2015-16 में कौन सा अभियान दोस्तों चलाया गया? तो शपथ एवं हस्ताक्षर अभियान, स्कूल चले हम अभियान, हम सब एक हैं अभियान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बड़ा अच्छा दोस्तों प्रश्न है। तो पिथौरागढ़ और चंपावत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत 2015-16 में दोस्तों शपथ एवं हस्ताक्षर अभियान को दोस्तों चलाया गया। तो इसको राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शपथ एवं हस्ताक्षर अभियान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, कोठारी कमीशन का गठन किस वर्ष में किया गया था? इससे पहले दोस्तों हमने ये प्रश्न आपको करवाया था, मतलब अभी जो थोड़ा मतलब आपको एक्स्ट्रा जो फैक्ट बताए। तो कोठारी कमीशन को दोस्तों कब गठन किया गया दोस्तों? इनका वर्ष 1964 में, यानी कि बी वाला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 1966 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग दीक्षा ऐप किस वर्ष भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया? 2017, 18, 15, 19। बहुत अच्छा है दोस्तों ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग ऐप लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2017। तो ए वाला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जब हम दीक्षा ऐप की दोस्तों बात करते हैं, यानी कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग ऐप, तो ये दोस्तों आपकी शिक्षा मंत्रालय, NCERT और NCTE, ठीक है, हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री और NCERT, NCTE, इन सभी के संयुक्त प्रयास से दोस्तों ऐप बनाया गया है। इसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10वीं तक की जो पढ़ाई है वो आपकी की जा सकती है, वो भी किसी भी भाषा में। ठीक है, तो एक ऐप है जहाँ पर आपको फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, फ्री ओपन सोर्सेस मिलता है, फ्री ओपन लर्निंग दोस्तों आपको देखने को मिलती है। ठीक है, 5 सितंबर 2017 को दोस्तों टीचर्स डे के मौके पर इसको भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था 2017 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 12, किस श्रव्य साधन का उपयोग निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों ही शिक्षण विधियों में प्रयुक्त किया जाता है? टेप रिकॉर्डर, रेडियो प्रसारण, डिजिटल ऑडियो प्लेयर या फिर ग्रामोफोन? बहुत अच्छा दोस्तों प्रश्न है। तो शिक्षण अधिगम सामग्री के दोस्तों प्रकार में जो आपके श्रव्य साधन आते हैं, दृश्य साधन आते हैं, श्रव्य दृश्य साधन आते हैं, तो उसके अंतर्गत दोस्तों आपके जैसे टेप रिकॉर्डर है, रेडियो प्रसारण है, डिजिटल ऑडियो प्लेयर है, ग्रामोफोन है, ये सभी दोस्तों आपके श्रव्य साधन हैं। ठीक है, यानी कि ऑडियो एड्स हैं। ठीक है, जो कि आप सिर्फ इनको सुन सकते हैं। तो निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों ही शिक्षण विधियों में दोस्तों आपका टेप रिकॉर्डर का प्रयोग होता है। तो ए वाला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो टेप रिकॉर्डर यानी कि एक तरह से दोस्तों आप टेप होता है जिसमें आपका क्या होता है, रिकॉर्डेड चीज़ होती है जिसको समय आने पर सुनाया जाता है, आवश्यकता अनुसार इसको प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो ये निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों ही शिक्षण विधियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत और नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना ये किसके लिए होता है? देखिए आपने देखा होगा साइंस और आर्ट एग्जीबिशन है, म्यूजिक है, डांस परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो ये किस लिए होता है? वो इसलिए होता है टू प्रोवाइड क्रिएटिव एवेन्यूज
टू द लर्नर, यानी कि विद्यार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थी को प्रशिक्षित करने के लिए, विद्यार्थी का नाम रोशन करने के लिए, या फिर विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए, या फिर अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली बात है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए विज्ञान, कला प्रदर्शनियाँ, संगीत और नृत्य प्रस्तुतियाँ, विद्यालय में जो मैगजीन निकलती है, स्कूल मैगजीन, ये इसलिए होती हैं ताकि जो शिक्षार्थी हैं वो अपनी क्रिएटिविटी को शो कर सकें और एक तरह से एक क्रिएटिविटी के मार्ग पर चल सकें, ठीक है, जिससे आगे जाके उनका विकास होगा और उनको रोजगार मिलेगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, किसी विद्यार्थी को खाली समय में हमेशा चित्रकारी करते देखकर यदि एक शिक्षक उस विद्यार्थी की चित्रकारी के रुचि का अनुमान लगाता है तो वो सुपर द्वारा वर्गीकृत किस तरह की अभिरुचि होगी? मापित होगी, व्यक्त होगी, प्रकट होगी, या फिर आविष्कारिक होगी? देखिए अभी दोस्तों हमने कुछ समय पहले ही आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था, जनरली हमने बताया था कि अभिरुचि क्या होती है और इसको सुपर के द्वारा भी जो वर्गीकरण है। तो अगर किसी विद्यार्थी को खाली समय में हमेशा चित्रकारी देखकर यदि एक शिक्षक उस विद्यार्थी की चित्रकारी में रुचि का अनुमान लगाता है तो ये प्रकट टाइप होगा, ठीक है ना। तो यह सुपर द्वारा वर्गीकृत प्रकट की अभिरुचि होगी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, अध्यापकों को कक्षा अध्यापन प्रक्रियाओं की शिक्षा देने हेतु नवीन प्रशिक्षण प्रणाली कौन सी है? तो देखिए अभी हमने इसके बारे में दोस्तों डिस्कस किया था कि अध्यापकों की अगर टीचर्स की ट्रेनिंग करनी है तो उसको ट्रेनिंग देने के लिए जो न्यू प्रोसीजर है दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो टीचिंग बोलते हैं, यानी कि बी वाला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। माइक्रो टीचिंग आप एक तरह से टीचर्स ट्रेनिंग का दोस्तों ये कार्यक्रम है जिससे कि टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो एक्चुअल क्लासरूम में जाने से पहले अपनी एक ट्रेनिंग कर ले और एक टीचिंग कर ले, जिसको कि माइक्रो टीचिंग की संज्ञा दी जाती है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा एक टीचिंग का सामान्य सिद्धांत नहीं है? शिक्षण के दोस्तों सामान्य सिद्धांत होते हैं, शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं। तो जीवन से संबद्धता का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, संशोधन का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, इनमें से कौन सा सामान्य सिद्धांत नहीं है बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का सिद्धांत दोस्तों ये शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं, जबकि जीवन का संबद्धता का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, संशोधन का सिद्धांत, ये सभी दोस्तों आपकी क्या है? ये आपके सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अभिप्रेरणा का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगला आएगा दोस्तों जो शिक्षण प्रक्रिया उसको कितने चरणों में विभाजित किया जा सकता है? ओके, तो शिक्षण प्रक्रिया को कितने चरणों में दोस्तों विभाजित किया जाता है? 1, 2, 3, 4। अब देखिए वैसे अगर हमने लास्ट टाइम हमने दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर दिया था, लेकिन वो आपका गफ के अनुसार था कि डायरेक्ट एंड गफ के अनुसार दोस्तों जनरली क्या होता है कि 4 प्रकार में दोस्तों से विभाजित किया जा सकता है, ठीक है ना भाई। शिक्षण प्रक्रिया में अगर 4 प्रकार की हम दोस्तों बात करेंगे तो एक है आप प्लानिंग करें, इसके बाद दोस्तों आप इंस्ट्रक्शन दें, दूसरा है मापन और चौथा है मूल्यांकन, ठीक है। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि अगर आप शिक्षण प्रक्रिया को अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं टीचिंग प्रोसेस को, तो उसके 3 ही चरण होते हैं। एक होता है आपका दोस्तों प्री एक्टिव फेज, ठीक है, या प्री इंटरेक्शन फेज, ठीक है। इसके बाद फिर एक इंटरेक्शन फेज होता है, फिर इसके बाद होता है पोस्ट इंटरेक्टिव फेज, ठीक है। तो या फिर पोस्ट इंटरेक्शन फेज भी बोल सकते हैं या पोस्ट एक्टिव फेज भी बोल सकते हैं इसको। तो 3 ही होते हैं, मतलब कि आपका इंटरेक्शन से पहले का फेज, फिर इंटरेक्शन, फिर उसके बाद का फेज, तो 3 ही होते हैं जनरली चरण। इसके अंतर्गत फिर कई सारे चरण आते हैं। दोस्तों एक काम करिएगा, आप हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित जो क्लासेस हमने पहले पढ़ाई है प्रोक्टेस ट्रेनिंग के लिए, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आगे तो हमने खैर इसको पढ़ाना है ही, तो 3C वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप दोस्तों थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अगला देखेंगे दोस्तों, कौन सी एक सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव इवैल्यूएशन की? समग्र दृष्टिकोण, एकाधिक मूल्यांकन उपकरणों का उपयोग, विश्लेषणात्मक मूल्यांकन, या फिर निरंतर मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत दोस्तों आपका समग्र दृष्टिकोण आता है। आप यूज करते हैं मल्टीपल असेसमेंट्स टूल्स, ठीक है। इसके अलावा कंटिन्यूअस एवोल्यूशन दोस्तों इसके अंतर्गत आता है, निरंतर मूल्यांकन आता है, लेकिन विश्लेषणात्मक मूल्यांकन इसके अंतर्गत नहीं आता। विश्लेषणात्मक की जगह पे दोस्तों इसमें आपका फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट आता है, ठीक है। तो फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट दोस्तों आता है योगात्मक मूल्यांकन,
ठीक है, ये संरचनात्मक मूल्यांकन और इसके अलावा योगात्मक मूल्यांकन ये दोस्तों इसके अंतर्गत आते हैं। विश्लेषणात्मक मूल्यांकन इसके अंतर्गत नहीं आता, तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। रॉबर्ट एम गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का एक प्रकार नहीं है। तो दोस्तों देखिए, हमने गेने के आपको बताए थे कि इनके अनुसार कितने प्रकार का दोस्तों अधिगम होता है। तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट एम गेने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो इनसाइड लर्निंग यानी कि अंतर्दृष्टि अधिगम, संकेत अधिगम, प्रत्यय अधिगम या फिर उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अंतर्दृष्टि अधिगम। ठीक है, तो रॉबर्ट गेने के द्वारा दोस्तों क्या है कि एक तरह से शंकु टाइप का दोस्तों बनाया गया है, नीचे से लेकर दोस्तों ऊपर तक का। तो उनके द्वारा बताया गया है कि कौन कौन से अधिगम होते हैं। ठीक है, सबसे छोटे लेवल पे दोस्तों आपका क्या होता है, संकेत अधिगम होता है। ऊपर पे दोस्तों आपका क्या होता है, समस्या समाधान। तो यहाँ पर दोस्तों इनके संकेत अधिगम, प्रत्येक अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, दोस्तों सभी के सभी आपके अधिगम के प्रकार दोस्तों रॉबर्ट गेने के द्वारा बताए गए हैं। ठीक है, तो देयर आर 8 टाइप्स। ओके, एक्चुअली अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। फिट इंडिया मूवमेंट को किस वर्ष में शुरू किया गया। फिट इंडिया मूवमेंट 2017, 18, 19 या फिर 20। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2019। ठीक है, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शारीरिक फिटनेस को जीवन का एक तरीका बताने के उद्देश्य से दोस्तों ये 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट को दोस्तों स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त 2019 को दोस्तों स्टार्ट किया गया। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। साथियों के साथ दबाव से मूर्खतापूर्ण अनुगमन निम्न में से किस आवश्यकता से अभिप्रेरित होता है। मैस्लो की दोस्तों आवश्यकता है, उससे संबंधित है आपने कि फुलिश फॉलोइंग ड्यू टू द पीयर प्रेशर इज मोटिवेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स। सुरक्षा की आवश्यकता, अपनेपन की संबंध, आत्म प्राप्ति, वास्तविकरण या फिर उपलब्धि। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरक्षा की आवश्यकता। तो सुरक्षा की आवश्यकता के अंतर्गत दोस्तों आता है कि साथियों के दबावपूर्ण से मूर्खतापूर्ण अनुगमन। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। टर्मन के द्वारा 80 से 89 के बीच बुद्धि लब्धि वाले बच्चे किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो टर्मन है दोस्तों जिनके द्वारा पहली बार आईक्यू का यूज किया गया बुद्धि को मापने के लिए। इससे पहले मानसिक आयु का दोस्तों प्रयोग किया जाता था, और जो कि अल्फ्रेड ऑफ बिने के द्वारा यूज किया गया था। 1905 में उनके द्वारा जो परीक्षण बनाया गया। फिर 1916 में टर्मन आए जिन्होंने स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का निर्माण किया, जिसमें कि आईक्यू कॉन्सेप्ट को ये लेकर आए, और इस आईक्यू कॉन्सेप्ट के आधार पर ही दोस्तों इन्होंने वर्गीकरण किया सामान्य बुद्धि बच्चों का, मन्य बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि। ठीक है, मतलब कि एक तरह से बच्चों का बुद्धि के आधार पर वर्गीकरण किया। तो 80 से 89 के बीच में जिनका आईक्यू होता है दोस्तों वो सामान्य बुद्धि के बच्चे होते हैं इनके अकॉर्डिंग। सो ए वाला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। बच्चे खेल प्रक्रिया के द्वारा क्या सीखते हैं। व्हाट डू चिल्ड्रन लर्न थ्रू प्ले। अनुशासन, कार्य, सिद्धांत, व्यवहार। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिसिप्लिन। तो जब बच्चे खेलते हैं तो उससे दोस्तों उनको डिसिप्लिन सीखने को मिलता है। ए वाला ऑप्शन राइट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24। प्रतिभाशाली बालक के क्या लक्षण होते हैं। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड। अभिव्यक्ति में नव्यता, नोबेलिटी इन एक्सप्रेशन, जिज्ञासा, वार्तालाप प्रियता या फिर अति सक्रियता। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एंड बी, यानी कि पहला और दूसरा। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। अभिव्यक्ति में नव्यता, नोबेलिटी इन एक्सप्रेशन एंड क्यूरोसिटी, ये दोस्तों आपके प्रतिभाशाली बालकों के लक्षण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। आपकी कक्षा में कुछ छात्र बहुत ज्यादा मेधावी है, तो उन्हें कुछ तरह से पढ़ाएंगे। उनको कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, उच्च कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, समृद्धिकरण कार्यक्रम के द्वारा वे जब चाहें। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए इस तरह के प्रश्न दोस्तों हमने बहुत बार करवाए हैं आपको। तो थ्रू एनरिचमेंट प्रोग्राम, तो जो एनरिचमेंट प्रोग्राम है इसके थ्रू दोस्तों आप इनको पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर आपकी कक्षा में बहुत अधिक मेधावी छात्र हैं तो फिर उनको एनरिचमेंट यानी कि समृद्धिकरण कार्यक्रमों की आवश्यकता होगी। तो थ्रू एनरिचमेंट प्रोग्राम के द्वारा दोस्तों इनको आप पढ़ाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है। अगर आपके लर्निंग डिसेबिलिटी है इन मोटर स्किल्स, ठीक है, तो ऐसी जो अधिगम निर्योग्यता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको क्या बोला जाता है। उसको डिस्फीजिया बोलते हैं, ठीक, या फिर उसको डिस्कैल्कुलिया बोलते हैं, ठीक है, या फिर डिस्पेक्सिया बोलते हैं, या फिर डिसलेक्सिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्पेक्सिया।
डिस्प्रेक्शिया, गतिक कौशलों में जो अधिगम निर्योग्यता होती है उसको हम डिस्प्रेक्शिया बोलते हैं। जैसे बालक है, उसको चलने में तकलीफ है, कूदने में तकलीफ है, गेंद को पकड़ने या फेंकने में तकलीफ है, इस तरह में की जो अक्षमता है तो उसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रेक्शिया बोलते हैं। डिस्फेजिया दोस्तों क्या है, लैंग्वेज से संबंधित आपको प्रॉब्लम है। डिसकैलकुलिया, आपको कैलकुलेशन करने में, मैथ्स के न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको दिक्कत है। डिसलेक्सिया तो दोस्तों आप जानते हैं कि अगर आपको शब्द समझ में नहीं आते हैं, ठीक है, तो फिर वो डिसलेक्सिया की श्रेणी में दोस्तों आपका आता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, संस्कृतिकरण का क्या अर्थ है? संस्कृतिकरण यानी कि एकल्चराइजेशन का क्या अर्थ है? मुख्य विचारों और संस्कारों को ग्रहण करना, ज्ञान देना, नकल करना, अपने विचारों को दूसरे पर थोपना। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मुख्य विचारों और संस्कारों को ग्रहण करना ही आपका एकल्चराइजेशन कहलाता है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, रूसो को विद्यालय शिक्षा क्यों आकर्षित नहीं कर सकी? रूसो को विद्यालय शिक्षा क्यों नहीं अट्रैक्ट करी? अंधविश्वास के कारण, प्रकृति उपासक के कारण, कठोर और कृत्रिम होने के कारण, शिक्षा विरोधी होने के कारण। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? और ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जो रूसो थे वो प्रकृतिवादी थे, तो क्योंकि विद्यालय शिक्षा दोस्तों उस समय की कठोर थी, आर्टिफिशियल थी, हार्श थी, आर्टिफिशियल थी, तो इस कारण से दोस्तों वो आकर्षित उनको नहीं कर पाई। वे मानते थे कि प्रकृति की गोद में ही दोस्तों सच्ची शिक्षा हो सकती है, ठीक है, और प्रकृति ही दंड देगी। ओके, अगर देना होगा तो प्रकृति ही दंड देगी। इसके बाद अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? आवश्यकता, अंतर्नोद, संवेग, प्रोत्साहन। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, संवेग दोस्तों इससे संबंधित नहीं है। तो इसमें कौन कौन आते हैं दोस्तों? पहले आपका आवश्यकता है, अंतर्नोद है, ठीक है, फिर इसके बाद प्रोत्साहन, पुरस्कार दोस्तों ये इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन संवेग दोस्तों इसके अंतर्गत नहीं आता है, ठीक। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30, जो कि लास्ट प्रश्न है दोस्तों आज का। दर्शन जीवन के वास्तविक लक्ष्य को क्या करता है? प्रेरित करता है, निर्धारित करता है, विकसित करता है, लक्ष्य करता है। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा इट इज डिटरमाइन, ठीक है। तो जीवन के वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करता है। तो दर्शन जीवन के वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करता है। हमारे जीवन का क्या रियल गोल है, इसको दोस्तों दर्शन ही निर्धारित करता है, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। आई होप कि दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करेगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।